हम्म, तो बच्चों सेल का फंडा ये है कि या तो सेल आपको दे देगा क्वेश्चन में, है ना, और अगर नहीं देता है तो आपको इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी देगा। जैसे मान लो कि उसने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 1000 टन प्रोडक्शन हुआ है या 1000 टन सेल हुई है और एक टन की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज पर टन। तो आपको क्या करना है, 1000 को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना, अल्टीमेटली आ तो सेल ही जाएगी, है ना। अब जरा ध्यान से एक बात देखना, सेल किस किस को होती है बेटा, सेल होती है हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को, फर्म्स को, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट भी सेल ही होती है। ये चारों सेल्स क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, ये चारों सेल्स रिप्रेजेंट करती है कि जो आप सेल कर रहे हो वो आपने प्रोडक्शन तो किया ही होगा, है ना, इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसको इंक्लूड किया जाता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इन सबको लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एक जरूरी बात याद रखना, अगर बेटा हमें क्वेश्चन में सेल दे दे, सब लोग मेरी बात गौर सुनना, अगर क्वेश्चन में हमें सेल दे दे और साथ में इनमें से कोई कंपोनेंट भी दे दे, अगर सेल दे दे और साथ में इनमें से कोई कंपोनेंट भी दे दे, ये वैसा ही है जैसा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया और साथ में सैलरी एंड वेजेस भी दे दिया। तो बताओ बच्चों हमें क्या लेना चाहिए, अगर आपको सेल दे दी है तो डायरेक्टली आपको सेल लेनी है और कुछ नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना, है ना। लेकिन अगर सेल ना देके आपको सेल के कंपोनेंट देता है, जैसे कई बार क्वेश्चन में एक डिफिकल्टी होती है, मैं आपको बताऊं बच्चों, कई बार हमें ये जो एक्सपोर्ट है ये एक्सपोर्ट अलग से देता है, एक्सपोर्ट हमें क्वेश्चन में अलग से देता है, एक्सपोर्ट क्वेश्चन में अलग से देगा, और जो बाकी के जो 3 सेल है उसको वो एक नाम दे देता है जिसको कहते हैं डोमेस्टिक सेल। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, डोमेस्टिक सेल, बेटा डोमेस्टिक सेल जो होती है उसका क्या मतलब निकालोगे, डोमेस्टिक सेल का मतलब टोटल सेल नहीं है, एक बात सब लोग याद रखना, अगर आपको डोमेस्टिक सेल दे रहा है और साथ में एक्सपोर्ट भी दे रहा है तो फिर आप दोनों को ऐड कर दोगे, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों को ऐड कर दोगे, तब जाके आपको मिलेगा टोटल सेल, जिसको आप कहां दिखा दोगे, आप इसको दिखा दोगे फॉर्मूले के अंदर, है ना। लेकिन अगर हमें ओनली सेल लिख के दे और फिर उसका कोई कंपोनेंट दे तो फिर हमें कंपोनेंट नहीं कंसिडर करना है। लेकिन अगर सेल ना देके हमें डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट देता है तो फिर बेटा दोनों को ऐड करोगे, मतलब ये तो डोमेस्टिक सेल कहलाती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली है उसको आप एक्सपोर्ट कहते हो या इंटरनेशनल सेल भी बोल सकते हो, तो उनको ऐड कर देना चाहिए। ये एक डिफिकल्टी है जो क्वेश्चन में आती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, सर वो नेट सेकंड पॉइंट, कनेक्शन ढंग से नहीं आ रहा था, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बेटा बात इतनी सी है कि अगर हमें सेल देता है तो डायरेक्ट सेल को हम ले लेंगे, लेकिन अगर हमें इसके कंपोनेंट्स देता है, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, तो फिर आप कंपोनेंट्स को ऐड करो। लेकिन अगर बेटा दोनों दे दिए, उसने सेल भी दे दी और सेल के कंपोनेंट्स भी दे दिए, तो आपको क्या लेना है, आपको हेड को लेना है, जो मैं बात पहले बता चुका हूं। लेकिन एक डिफिकल्टी इसमें क्या सकती है, डिफिकल्टी ये हो सकती है कि ये जो स्टार्टिंग की 3 है बच्चों, इसको एक टर्म दी जाती है, इसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक सेल, और जो ये 4th वाला है इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दी हो और एक्सपोर्ट दिया हो तो फिर आप दोनों को ऐड करोगे, तब जाके आपको टोटल सेल मिल पाएगी, है ना, इतनी सी बात मैंने बताई है। चलो सेकंड पॉइंट, चेंज इन स्टॉक। बच्चों चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं ये सभी को आता है, फंडा इसका यहां पे भी वही है जो एक्सपेंडिचर मेथड में था, मैं बहुत डिटेल में वहां बता चुका हूं। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा करने से निकल जाता है आपका चेंज इन स्टॉक, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, कई बार चेंज इन स्टॉक को इंक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन स्टॉक के नाम से भी बोलता है। वैसे मुझे ये बताओ, आप लोग रेशो पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी में, आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो, ओके। और साथ ही साथ मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों ने वो टर्म पढ़ी है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ आरएफओ? यस सर। यस सर। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, है ना, नहीं मैं पूरा वाला बता रहा हूँ बेटा, पूरा जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है ना, परचेज ऑफ आपका डायरेक्ट मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है, यस और नो? यस। उसमें कई बार
हमें ये जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है इसकी जगह एक टर्म देता है और उस टर्म का नाम है चेंज इन इन्वेंट्रीज। यस और नो, पढ़ा है सब लोगों ने? क्या कहते हैं इसको? चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री को दो तरह से कहा जा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। सेम प्रॉब्लम यहां पर भी आ सकती है। हो सकता है आपको बोल दे इंक्रीज इन स्टॉक, हो सकता है आपको बोल दे डिक्रीज इन स्टॉक। हमें समझ जाना है कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो वो चेंज इन स्टॉक ही है, और इंक्रीज देने पे क्या होता है, डिक्रीज देने पे क्या होता है, साइन में क्या चेंज आता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब, है ना? बस अभी के लिए याद रखो कि अगर कभी चेंज इन स्टॉक की जगह हमें क्या लिख के दे दे, या फिर हमें हमें कभी लिख के दे देता है कि इंक्रीज इन स्टॉक या डिक्रीज इन स्टॉक, तो हमें समझ जाना है कि वो भी क्या है बच्चों, चेंज इन स्टॉक ही है ना? और लास्ट कंपोनेंट बच्चों हमारा आता है यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है ये तो हमें पता है इसे, दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज कैप्ट बाय प्रोड्यूसर फॉर हिज ओन यूज एंड कंजम्पशन। ओके, वो पार्ट, प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो प्रोड्यूसर अपने खुद के लिए रख लेता है, उसी को बच्चों कहते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और ये भी आपके आउटपुट का ही हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो फटाफट से बोलो, आउटपुट में कितनी चीजें आती है बच्चों? तीन चीजें। सबसे पहले क्या आता है? सेल। दूसरी चीज क्या आती है? चेंज इन स्टॉक। तीसरा क्या आता है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स में डिफिकल्टी क्या आ सकती है? या तो सेल हमें क्वेश्चन में दे देगा, नहीं देगा तो क्वांटिटी दे देगा और प्राइस दे देगा, आपको सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है तो भी सेल आ जाएगी। और अगर ये भी नहीं देता है तो बच्चों हमें सेल के कंपोनेंट्स देगा। कंपोनेंट में हो सकता है आपको डोमेस्टिक सेल दे दे, तो डोमेस्टिक सेल का मतलब हम समझ जाएंगे कि जो विद इन इंडिया सेल हुई है उसको कहते हैं डोमेस्टिक सेल। और अगर एक्सपोर्ट अलग से देता है तो हम समझ जाएंगे कि एक्सपोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आउटपुट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो हमें डोमेस्टिक सेल भी लेनी है प्लस हमें एक्सपोर्ट भी लेना है, दोनों को ऐड कर देना है ना? और अगर टोटल सेल दे दे तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको टोटल सेल लेनी डायरेक्ट, है ना? दूसरा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को यहाँ पे हम निकालते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि चेंज इन स्टॉक को दो नाम और दिए जा सकते हैं, वो है कि इंक्रीज इन स्टॉक एंड डिक्रीज इन स्टॉक। कभी इस नाम से आ जाए तो हमें एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे बहुत कम क्वेश्चन है ऐसे इवन बुक्स में भी जो तुम्हें मिलेंगे जिसमें ये नाम लिखा होगा, लेकिन ये डिफिकल्टी बेटा आ सकती है। और ये आपको ऐसा टीचर बता सकता है जो अकाउंटेंसी भी पढ़ाता हो और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हो। मैं दोनों पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आपको दोनों बता सकता हूँ, है ना? जो ओनली इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो आपको ये चीज नहीं बता सकता कि चेंज इन स्टॉक को इंक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, है ना? इसीलिए इस बात को भी माइंड में रखना। और तीसरा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी आउटपुट का हिस्सा है, तो यहाँ पे आना चाहिए। क्या स्टेप नंबर 1 सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। Yes, sir. बेटा हम यहाँ पे आउटपुट निकालते हैं, और आउटपुट कैसे निकलता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाए, लेकिन आप लोगों का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से क्लास का, है ना? तो हम ऐसा करेंगे और फटाफट से 1-2 मिनट बचे डिस्कस कर लेते हैं कल के टाइम के बारे में, नहीं है ना? सर, आज की क्लास नहीं है के सर बारे में इंग्लिश डिस्कस की। कर लेते हैं। आज क्लास नहीं है इंग्लिश की? नहीं सर, नहीं है। अच्छा सारे बच्चे बताओ एक बार मेरे को, क्लास नहीं है इंग्लिश की आज? No, sir. नो सर, नहीं है। अरे तो बड़ी अच्छी बात हो गई। चलो फिर इस टॉपिक को फिनिश ही कर लेते हैं। क्या सब एग्री करते हैं? आगे बढ़ जाए, कंटिन्यू करें? यस सर। ओके ओके, चलो ये अच्छा ही हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अच्छा ही हुआ ये। चलो भाई, स्टेप नंबर 1 हम आउटपुट निकाल चुके हैं। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 पे। सभी बच्चे ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 2 क्या निकालते हैं यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इनपुट, या जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक ही मतलब है, सिर्फ एक ही मतलब है, वो है रॉ मटेरियल परचेज करने की कॉस्ट। और कोई दिमाग मत लगाना, कोई बुद्धि मत लगाना, सिर्फ रॉ मटेरियल याद रखो कि रॉ मटेरियल परचेज करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, बस ये याद रखो। ओके, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, उसकी जो कॉस्ट है उसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैसे निकालते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू टोटल परचेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखें सब बच्चे, टोटल परचेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल
ओके, रॉ मटेरियल की टोटल परचेज वैल्यू। अब बेटा देखो एक बहुत जरूरी सी बात, जैसे आप सेल कर सकते थे 4 अलग अलग लोगों को, आप हाउस होल्ड को भी सेल कर सकते थे, आप प्रोड्यूसर्स को भी सेल कर सकते थे, आप उसके अलावा गवर्नमेंट को भी सेल कर सकते थे, और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। इसी तरह से बेटा परचेज भी 4 जगह से हो सकता है। परचेज भी सेम डिफिकल्टी लेके आता है, या तो परचेज हमें क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो परचेज की क्वांटिटी दी होगी। क्वांटिटी अगर दे देगा तो हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, परचेज आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि परचेज किस किस से हो सकती है। तो बेटा परचेज हाउस होल्ड से भी हो सकती है, परचेज गवर्नमेंट से भी हो सकती है, परचेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हो सकती है, और परचेज फर्म से भी हो सकती है। ओके, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं ये भी सबको पता होना चाहिए। Import. बेटा उसको कहते हैं इंपोर्ट्स, ये सबको मालूम होना चाहिए, है ना। अब ये सब लोग बात याद रखें, जो सेम डिफिकल्टी आउटपुट में थी वही इनपुट में भी है। क्या कि सर अगर हमें परचेज दे दे तब क्या कुछ और लेने की जरूरत है? नहीं। लेकिन बेटा अगर आपको दे देता है परचेज प्लस साथ में इंपोर्ट भी दे देता है, और एक टर्म दे देता है डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज के साथ साथ उसने इंपोर्ट भी दिया है, तो हम इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? हम इससे इंटरप्रेट करेंगे कि विद इन इंडिया हमने परचेज किया है वो इतना है, और हमने फॉरेन कंट्रीज से माल मंगवाया था, रॉ मटेरियल मंगवाया था, वो इतना है, जिसको हम इंपोर्ट बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों है तो दोनों ही रॉ मटेरियल, तो ऐड तो होना चाहिए, तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट दोनों को ले लिया जाएगा। लेकिन अगर परचेज दे दे तो फिर इनमें से किसी को भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परचेज कोई सा भी हो वो टोटल परचेज का ही एक पार्ट है, अलग से इंपोर्ट को लेने की जरूरत नहीं है अगर परचेज दे दे तो। लेकिन अगर वर्ड लिख के दिया हो डोमेस्टिक परचेज, तो फिर बेटा आपको डोमेस्टिक परचेज के साथ साथ इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? Yes. यस और नो? Yes, sir. यस सर। बात इतनी सी है कि जो परचेज है वो परचेज हम ले रहे हैं, और सेम डिफिकल्टी है जो सेल में थी, है ना, कि परचेज अगर दे दे तो कोई तकलीफ की बात है ही नहीं। लेकिन अगर परचेज के साथ साथ बेटा उसके कंपोनेंट्स भी दिए हो, परचेज फ्रॉम फलाना, परचेज फ्रॉम ढिमकाना, तो फिर आप उनको कंसिडर नहीं करोगे अगर परचेज दे रखी है तो, है ना। लेकिन एक डिफिकल्टी ये आती है कि इन तीनों की जगह कई बार हमको टर्म देता है डोमेस्टिक परचेज, और इसको कहता है वो इंटरनेशनल परचेज या इंपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट दिया हो और डोमेस्टिक परचेज दिया हो तो फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा परचेज। अगर मैं एक इजी लाइन में बोलूं, अगर एक इजी लाइन में मैं बोलूं बच्चों, तो सीधी सी बात ये याद रखना कि सेल और डोमेस्टिक सेल दोनों में फर्क है बच्चों। इसी तरह से परचेज और डोमेस्टिक परचेज दोनों में फर्क है। अगर सेल और परचेज दे दे तो आंख बंद करके ले लो, लेकिन अगर डोमेस्टिक वर्ड लगा हो ना साथ में, तो फिर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं। अब तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यस और नो? यस सर। ओके Yes, चलो sir. ठीक है, थोड़ा सा आगे यस बढ़ते सर। हैं। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, सभी लोग आंसर देना। बेटा मैं जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी ब्रेड वाला, इमेजिन करो उसमें मैं हूं बेकर, मैं बेकर हूं, ठीक है बेटा। मैं 500 कितना था उसमें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बेकर परचेज कितने में करता था? बेकर ने परचेज किया था आई थिंक 700. 700 में बेकर ने 7. परचेज किया था। ये क्या है बेटा? इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सब मान रहे हैं। और बेकर जो सेल कर रहा है वो कर रहा था 1000 में, ये इसकी सेल थी। बेटा ये जो बेकर है, इस बेकर के यहाँ पे एक मशीनरी लगी हुई है। क्या लगी है बेटा? मशीन लगी है जिसमें मैदा डालते हैं, पानी डालते हैं, और उधर से ब्रेड निकल के आ जाती है। मुझे ये बताओ, ये मशीन भी मैंने परचेज की है। क्वेश्चन में आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है परचेज ऑफ फ्लोर 700, और साथ में इंफॉर्मेशन दी है परचेज ऑफ ब्रेड मेकर मशीन, और ये दिया बच्चों आपको 20,000। मुझे बताओ क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैं परचेज ऑफ मशीन को भी लूंगा क्या? क्योंकि परचेज वर्ड लिखा हुआ है। क्या परचेज को लेना चाहिए? नो सर। No, sir.
No, sir. नहीं नो लेंगे। सर। याद रखना ये बात, एक बहुत जरूरी बात है ये। परचेज ओनली किस चीज का, देखो साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, टोटल परचेज वैल्यू ऑफ क्या क्या क्या, रॉ मटेरियल। डाक कर दिया अच्छे से, भूलना नहीं इसको। सिर्फ रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। ओनली एंड ओनली रॉ मटेरियल, है ना। उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए जो मशीनरी काम आती है, जो लाइट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं लेना है हमको। हमें सिर्फ रॉ मटेरियल पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल। और याद रखें, यहीं से एक रूल बन के आ जाता है जो आप लोगों को याद रखना है। वो क्या है, परचेज वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो परचेज वैल्यू है कैपिटल गुड्स की, बेटा रॉ मटेरियल की परचेज वैल्यू तो हम लेंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स की जो परचेज वैल्यू है उसको यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखना। और अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें ये चीज ऐसे ही पता लग जाएगी। क्यों, मैंने पहले भी समझाया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है ना, वो सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स का होता है, और ये प्लांट एंड मशीनरी वगैरह इंटरमीडिएट गुड्स में आती ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी वगैरह किस में आती है, कैपिटल गुड्स में आती है। और कैपिटल गुड्स फाइनल गुड होता है, ये ध्यान रखना, बता चुका था मैं। कैपिटल गुड क्या होता है, फाइनल गुड होता है। तो याद रखें, उसको हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या ये स्टेप नंबर 2 सबको समझ में आ गई है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बच्चों एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में गलती हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। तुम्हें परचेज दिखेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी परचेज लगा हुआ है, और परचेज ऑफ मशीन में भी परचेज लगा हुआ है। तुम परचेज देख के ठोक दोगे डायरेक्ट, मजा आ गया सर, परचेज लगा दो, परचेज ऐड कर दो इसको। लेकिन याद रखें, परचेज किस चीज का है, मशीन का, नहीं लेंगे उसको। अभी तक 2 स्टेप के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ये 3 चीजें ऐड करके क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें सेल कैसे निकालते हैं, सेल निकालते हैं, या तो सेल हमें क्वेश्चन में दी होगी, या फिर हमें सेल की क्वांटिटी दी होगी और साथ में उसकी प्राइस दी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगी, क्या तकलीफ की बात है। और अगर हमें डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दे दे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल दे दे और चुटपुट सेल कोई दूसरी वाली दे दे तो अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, सेल में सब कुछ आ जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। स्टेप नंबर 2 हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट कैसे निकालते हैं, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, टोटल परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस लेनी तो है बच्चों, लेकिन किसकी लेनी है, रॉ मटेरियल की लेनी है, ये बात ध्यान रखना, है ना, किसी और की नहीं, खास तौर पे कैपिटल गुड्स की नहीं। कभी आ जाए एग्जाम में तो छोड़ देना इसको, ओके। और परचेज में सेम डिफिकल्टी है जो सेल में थी, बिल्कुल सेम, या तो दे देगा नहीं तो क्वांटिटी दे देगा। और अगर डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दे दे तो दोनों को ऐड कर देना, तब जाके टोटल परचेज मिलेगा। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, इज दैट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बच्चों स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। और बच्चों स्टेप नंबर 3 में फाइनली आप वो करोगे जिसके लिए आपने स्टेप नंबर 1 एंड 2 किया। यस सर। अब हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू एडेड। और बच्चों वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, किसने कितनी वैल्यू ऐड की है, ये कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या फॉर्मूला है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो था आपके स्टेप नंबर 1 में माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है स्टेप नंबर 2 में। ये आई का मतलब कुछ नहीं है, ये आई मतलब फर्स्ट है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 से जो वैल्यू आई थी वो माइनस स्टेप नंबर 2 से जो वैल्यू आई वो। ऐसा करने से आपको मिल जाता है बेटा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेकिन बच्चों याद रखना एक बात, मेरी सब लोग कान खोल के सुन ले, क्वेश्चन में कई बार हमें तीनों सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तीनों के सेल दी होगी, तीनों की सेल दी है और तीनों की परचेज दी है। तो ये काम हम तीनों के लिए करते हैं। स्टेप नंबर 1 में तीनों की सेल को ऐड कर देंगे, स्टेप नंबर 2 में तीनों के परचेज को ऐड कर देंगे, और स्टेप नंबर 3 में तीनों के वैल्यू एडेड अलग अलग निकलेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर।
तीनों की वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस तीनों का वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब ऐसा करते हो तब जाके आपको मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और बेटा जब तीनों की ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर दिया जाए तो यहीं से आपके स्टेप नंबर 4 निकल के आ जाती है और हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी कैसे मिल जाता है, जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीवीए एमपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। और बच्चों हमें मिल जाता है जीडीपी एमपी। अब मेरे को बताओ, जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम निकालने को बोल दे या फिर फलाना ढिमकाना कुछ भी निकालने को बोल दे, हम सब निकाल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी बच्चों, एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, लास्ट मेथड में भी यही था, यहाँ पर भी यही है। वहां भी जीडीपी एमपी निकालते थे, यहाँ भी जीडीपी एमपी निकालते हैं और उसके बाद एनएनपीएफसी निकालते हैं। 5 स्टेप में काम होता है बच्चों, 5 स्टेप में। बोलो स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है, सभी बोले। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों बताओ, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। वेरी गुड, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस इन्वेंटरी प्लस सेल्फ कंजम्पशन। डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं बेटा टोटल परचेज वैल्यू। और टोटल परचेज वैल्यू में क्या इंक्लूड है, इसके अंदर इंपोर्ट भी आ जाता है, इसके अंदर आपने अपनी कंट्री में किसी से भी परचेज किया वो सब आ जाता है। लेकिन बच्चों क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं करते, वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के परचेज को इंक्लूड नहीं करते। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में निकाल देते हैं हम जीवीए एमपी अलग अलग सेक्टर्स के लिए, है ना। और वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और जब ये निकाल देते हो तो स्टेप नंबर 4 में आप कर देते हो समीशन जीवीए एमपी। मतलब जीवीए एमपी जो है तीनों अलग अलग सेक्टर्स का, उनका सम कर देते हो, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है जीडीपी एमपी। और स्टेप नंबर 5 में फाइनली क्या निकाल देते हो बच्चों, नेशनल इनकम। बताओ भाई, सभी को कॉन्सेप्ट प्लस प्रोसेस समझ में आया इसका, यस और नो? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे जवाब दो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. मैंने बहुत टाइम देते हुए बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ये बच्चों हो गया है हम लोगों का प्रोसेस। अब मेरी इच्छा तो है कि डबल काउंटिंग भी मैं करवाऊं कल, लेकिन पहले बच्चों में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लूंगा। तो कल हम लोग आते ही स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। साथ में पहले थोड़े प्रिकॉशंस पढ़ लेंगे, सेम फंडा जो हमने लास्ट संडे को किया था, कुछ प्रिकॉशंस प्लस उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, है ना। तो पहले प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और कल टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं। बच्चों मॉर्निंग का टाइम अच्छा है या दिन का टाइम अच्छा है, तुम लोग जो बोलो करें, बोलो। मॉर्निंग। सर मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम अच्छा है, तो ऐसा कर लें। अच्छा, कल तो किसी की पीटीएम बीटीएम नहीं है ना, मुझे पहले ही बता दो। नहीं सर, टेस्ट है कल। किसका टेस्ट आ गया भाई? इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश का। टेस्ट सर। अच्छा, कितनी बजे? 12। 12 बजे। अरे यार, ये वही इतना इधर का टाइम ना उधर का टाइम, पता नहीं क्या करते हैं। अब मैं सोच रहा था कि थोड़ी 10 से 12 कर लो सर। 10 से 12 करें, चलो ठीक है, यस ऐसा ही सर। करते हैं। 12 कर लो सर ठीक है, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाता है सर 10 बजे तो। बेटा क्या करें यार, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको भी, जग लो थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। यही तो तुम्हें डिफरेंट बनाता है बाकी लोगों से। बाकी लोग सोते रहेंगे, है ना, लेकिन तुम उस टाइम उठ के पढ़ लोगे और तुम बाकी उससे बेटर हो, क्योंकि तुम नेशनल इनकम पढ़े हो 1.5 महीने में, है ना। 10 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। पढ़ने वाले लोग 8 दिन में नेशनल इनकम पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन वो 8 दिन में उनके 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं वो खुद नहीं जानते ना उनका टीचर जानता है ना। लेकिन तुम लोग इस तरह से पढ़े हो कि तुम्हारे 10 में से 10 सिक्योर्ड है ना। इसलिए बेटा कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा, उठ जाओ जल्दी, क्या कर सकते हैं। और हाँ सुन लो, मैं बार बार मैसेज करके नहीं बोलूंगा ग्रुप में आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
एक बार बोलूंगा, जिसको आना है आ जाना। और कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में तभी डलेगी और पब्लिक में तभी करूंगा जब सब लोग क्लास में होंगे। ये बात सब लोग ध्यान से सुनना। अगर किसी क्लास मिस होती है, जाने अनजाने अलार्म भर के सोना पहले, मैं बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो। एक नहीं दो भरो, दो नहीं तो तीन भरो अलार्म, है ना। लेकिन अपने हिसाब से उठ जाओ। 10 बजे सब लोग मेरे को क्लास में चाहिए, मतलब क्लास में चाहिए, ठीक है। और अगर किसी क्लास मिस होती है बिना किसी रीजन के, तो मैं बेटा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा कल तो, क्योंकि लास्ट संडे को कम से कम 5 बच्चे गायब थे क्लास में से। फिर भी मैंने शाम होते होते मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे अपने यार दे देते हैं रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। ऐसा अगर कल वापस हुआ तो कल तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला किसी को भी। नुकसान हो गया तो हो गया, छूट गया छूट गया, फिर देखते रह जाओगे सर वो तो। पुरानी वाली रिकॉर्डिंग भी चाहिए ना, एक्सपेंडिचर मेथड वाली। हाँ हाँ वो बेटा, कहाँ वो डाल डली? रहा हूँ मैं। पुरानी रिकॉर्डिंग मतलब डाल तो दी है, मतलब ग्रुप में सेंड नहीं की है, इस तरह से है। अगर चैनल पे हो तुम लोग सब्सक्राइब कर रखा है तो जाके सर देख लो चैनल डायरेक्ट। पे भी नहीं आई सर अभी तक। कौन सी वाली की बात कर रहे हो तुम? एक्सपेंडिचर मेथड के वो क्वेश्चंस वाली, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली। हो सकता है कि एक दो मिस दोबारा हो। देखने से एक बार। कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ एक बार। अगर एक दो नहीं डली होगी तो डाल देंगे, है ना। चलो भाई ऐसा ही करते हैं, कल का टाइम फिक्स हो गया। फिर 10 बजे हम लोग मिलेंगे और कोई भी मिस ना हो। अगर कोई मिस होता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो, मैं वापस से नहीं बोलूंगा ये चीज, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बच्चों क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. मोस्ट Thank वेलकम। you, sir. Bye, sir. बाय। थैंक यू सर।